हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। स्टूडेंट, आज ब्रह्मास्त्र बैच का पहला पार्ट है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और लास्ट में एक कमेंट एक लाइक जरूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को, नहीं तो वीडियो बड़ी बन जाएगी। तो पहला प्रश्न है, COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ था। अब COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ था इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बता देंगे। COP 27 का आयोजन हुआ था शर्म अल शेख, जो कि मिस्र में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शर्म अल शेख। अब देखते हैं कि COP फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसका फुल फॉर्म होता है, COP फर्स्ट का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था। तो यह 1995 में बर्लिन में किया गया था। COP 27 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हुआ है शर्म अल शेख मिस्र में है। और COP 28 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो यह UAE में इसका आयोजन होगा। अब देखते हैं बाकी की जो ऑप्शन है उसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, बाकी के ऑप्शन क्लियर कर देते हैं, जैसे कि मॉन्ट्रियल, रियो डी जेनेरियो, क्वेटो, स्टॉकहोम, ये 5 ऑप्शन है, इसको क्लियर कर देंगे। तो पहले देखते हैं मॉन्ट्रियल। 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, कहाँ पे, कनाडा में। यह जो है आयोजन किया गया था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था 16 सितंबर 1987 को। इसलिए हम 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। अब देखते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि कहाँ पे है, यह ब्राजील में है। तो इस प्रकार से हमने दूसरा ऑप्शन भी सॉल्व कर लिया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो ब्राजील में हुआ था। इसके प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के रिपोर्ट को क्या कहते हैं, एजेंडा 21 कहते हैं, याद रखना। और COP 15, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, COP 15 भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था क्योटो में, जो कहाँ है, यह जापान में है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो यह हुआ था 1997 में। यह किसके लिए हुआ था, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि स्टॉकहोम ऑप्शन है। स्टॉकहोम जो है 1972 में यहाँ पे सतत विकास सम्मेलन हुआ था, या पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, स्टॉकहोम का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। यह संबंधित किससे है, तो यह सतत विकास से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 जून को क्या मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 2023 में जो है इसका होस्ट कौन था, विश्व पर्यावरण दिवस का, तो कोटे डी आइवर इसका होस्ट था। अब की बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, यह इसका थीम था। सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन यह इसका थीम है। अब कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे दें, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इकोलॉजी नाम किसने दिया था, तो इकोलॉजी नाम दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। इकोसिस्टम का नाम किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। लिंडेमान, ऊर्जा का 10 नियम किसने दिया था, तो ऊर्जा के 10 नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो किया था लिंडेमान ने। 2 संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं, 2 से 3 संगठनों के बारे में आपको बता दें। UNEP, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। IUCN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और यह एक बुक जारी करती है जिसका नाम है रेड डाटा बुक, जिसमें विलुप्त प्राय जानवरों की सूची होती है। नेक्स्ट है संगठन है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यह UNFCCC की फुल फॉर्म होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न दूसरा है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था। तो आपको बताना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 28 मई 2023 को। अब देखते हैं कि 28 मई 2023 को क्यों किया गया था, क्योंकि इस दिन 28 मई को वीर सावरकर का जन्मदिन होता है। और नए संसद भवन का निर्माण किसने किया था, तो यह निर्माण किया गया था टाटा कंपनी के तहत। और विस्टा कौन सा, मतलब प्रोजेक्ट कौन था, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था। इसके वास्तुकार कौन है, नए संसद के वास्तुकार हैं विमल पटेल।
याद रखना। अब देखते हैं किसमें संगोल स्थापित किया गया है। संगोल का संबंध है तमिलनाडु के चोल वंश से, और इसके शीर्ष पर, संगोल के शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा बनी हुई है। आप इसको जो है गूगल करके भी देख सकते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए जो है 888 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं, याद रखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है सरला, यानी सरला। सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा का उल्लेख जो है 81 में है। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। संसद का उल्लेख 79 में, राज्यसभा का उल्लेख 18 में, और इसके बाद लोकसभा का 81 में। नेक्स्ट है कि जो है राज्यसभा के लिए चुनाव के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज होनी चाहिए इसमें 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। एमएलए के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, और इसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए जो है कितना होना चाहिए उम्र, 35 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वोट डालने की उम्र पहले कितनी वर्ष थी, 21 वर्ष थी, उसके बाद 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 61वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1989 में, याद रखना। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब देखते हैं कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं, और वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीश धनखड़ जी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भी हाल ही में लोकसभा में जो 2 सीटें रद्द कर दी गई हैं, जिन्हें क्या कहते थे, एग्लो इंडियन कहते थे, उनका जो है चुनाव, मतलब उनकी सीटें रद्द कर दी गई है। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आंग्ल इंडियन का चुनाव होता था, जिसे जो है राष्ट्रपति चुनते थे, उनका जो है सीट रद्द कर दिया गया है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यसभा में मैक्सिमम और लोकसभा में मैक्सिमम सीट सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो यह यूपी में है सबसे ज़्यादा। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 31 सीट हैं, और लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं, याद रखना। सबसे ज़्यादा सीटें जो है यूपी में है, राज्यसभा की और लोकसभा की। अब नए संसद भवन में जो है लोकसभा किससे प्रेरित है और राज्यसभा किससे प्रेरित है, ये दोनों देख लेते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा प्रेरित है मोर से, यानी पिकॉक से, और इसके बाद राज्यसभा प्रेरित है किससे, कमल यानी लोटस से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अभी जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है अंतरिक्षयान का जो है लॉन्च किया गया है, उसके बारे में तारीख देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि चर्चा में बना हुआ है। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन जो कि सूर्य के लिए प्रक्षेपित किया गया था, उसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो रॉकेट का नाम है PSLV-C57, याद रखना। और 23 अगस्त 2023 को मून के साउथ पोल पर जो है चंद्रयान 3 जो है लॉन्च, मतलब स्थापित हुआ है, और जो है इसलिए हम जो है 23 अगस्त को क्या मनाते हैं, 23 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और मून के जिस साउथ पोल पे चंद्रयान 3 लैंड किया है, उस जगह का क्या नाम रखा गया है, उस जगह का नाम रखा गया है शिव शक्ति। जहाँ पे जो है विक्रम जो है लैंड किया है, उस जगह का नाम क्या रखा गया है, शिव शक्ति। अब देखते हैं कि चंद्रयान 3 जो है लॉन्च कब किया गया था, तो यह लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। और इसके बाद यह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, यह जो है रॉकेट है LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसमें लैंडर का क्या नाम है, विक्रम, और जो रोवर था उसका क्या नाम है, प्रज्ञान, याद रखना। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। 23 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। धम्मचक्र परिवर्तन का संबंध सारनाथ से है, या ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, पहले इसको बताएं और हम आपको पहले पूरी इसकी जानकारी दे दें। तो पहले शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष यानी कि उनकी मृत्यु, तीनों जो है एक ही दिन हुआ था, बैसाख पूर्णिमा को, या इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, याद रखना। अब इसके बाद देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में।
इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ यानी वाराणसी में, याद रखना। और इसी को पहले उपदेश को इनको क्या कहा गया है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। और इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई थी निरंजना नदी के पास पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया स्थान पर। तो जहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ पे नदी कौन सी थी? निरंजना नदी थी। और पेड़ कौन सा था? पीपल का पेड़ था। और स्थान कहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? बोधगया बिहार में। अब इसके बाद इन्हें मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होती है, यानी इन्हें मृत्यु कहाँ पे प्राप्त होती है? और इनके मोक्ष प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये जो है इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर यूपी में। अब देखते हैं कि इनके संगीति के बारे में। जो इनके मतलब महात्मा बुद्ध की 4 संगतियां आयोजित की गई थी। अब किसके शासनकाल में और उस समय पे हेड कौन था, मतलब अध्यक्ष कौन था, इसको देख लेते हैं। राजगिरी में पहली बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, वैशाली में दूसरी, और पाटलिपुत्र में तीसरी, और चौथी कब आयोजित की गई? कुंडलवन कश्मीर में। अब देखते हैं पहली की अध्यक्ष कौन थे? पहली संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरी की सबाकमी, और तीसरी की मोगलीपुत्तिस, और चौथे के कौन थे? तो वसुमित्र थे। चौथे वाले की जो है उपाध्यक्ष भी एक बार पूछा गया है, तो इसलिए जो है चौथे वाले के उपाध्यक्ष कौन है? तो अश्वघोष, इसको भी याद रखना। अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म में क्या है? 3 पिटक हैं। बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। पहला पिटक है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक, याद रखना। इसी चौथी संगति के अंतर्गत जो है बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया। ठीक है, 2 भागों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान संप्रदाय में बौद्ध धर्म बट गया था। अगर पूछे कि किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, तो चौथी संगति में हीनयान और महायान में बट गया। अब आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। इस प्रकार से आपका सही जवाब पहले बता दें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला वाला सुमेलित नहीं है। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो है महाकश्यप नहीं थे, ये थे वसुमित्र। ये पहली वाली महाकश्यप जी पहले वाले बौद्ध संगति के हेड थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? मैंने जो है ABCDEFG जो है 5 से 6 वंशों के नाम लिख रखे हैं, और उससे संबंधित कि उनके संस्थापक कौन है, इसको भी क्लियर एक ही बार में कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि बिंबिसार किस वंश के संस्थापक थे? तो यह थे हर्यक वंश के संस्थापक। सिमुक जो है सातवाहन वंश के संस्थापक थे, और दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। और विजयालय किसके संस्थापक थे? तो चोल वंश के संस्थापक थे। सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। और इसके बाद हरिहर और बुक्का यह विजयनगर साम्राज्य के स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य में एक महान शासक हुए थे जिनका क्या नाम था? कृष्णदेव राय। इनकी पुस्तक का नाम है आमुक्त मालदा, याद रखना। और इसके बाद इनके दरबार में अष्ट दिग्गज थे, और अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? अष्टप्रधान जो है छत्रपति शिवाजी के दरबार में थे, याद रखना। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दंतिदुर्ग। आगे देखते हैं स्टूडेंट। 5वां प्रश्न है असत्य विकल्प को पहचाने। जैसे कि 1925 में कानपुर जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सरोजिनी नायडू थी। कि 1907 में सूरत के अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी बोस थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिकाचरण मजमूदार थे। या 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। पहले इनके नामों को क्लियर कर देते हैं कि सरोजिनी नायडू यह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ठीक है, और इन्होंने कब इसका सम्मेलन किया था, मतलब इसकी अध्यक्षता करी थी? तो 1925 में। कानपुर की अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। और यह इस प्रकार से प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो प्रथम महिला कौन थी? तो 1917 में जो है पश्चिम बंगाल की अध्यक्षता जो कांग्रेस की हुई थी पश्चिम बंगाल में, उसकी अध्यक्षता करी थी एनी बेसेंट ने। इसलिए यह प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बन जाती हैं। और विभिन्न अधिवेशनों को क्लियर कर दें कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1907 में। इसमें जो है नरम दल और गरम दल 2 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, गरम दल और नरम दल 2 भागों में बट गया। कहाँ? किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में, जो
1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता करे थे सुभाष, देखिए, रास बिहारी घोष। इसकी अध्यक्षता कौन कौन करे थे? रास बिहारी घोष। ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो बोस नहीं थे, रास बिहारी घोष थे। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? रास बिहारी घोष ने करी थी 1907 में। इसमें नरम दल और गरम दल दो भागों में बंट गया था। नेक्स्ट है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1916 में। 1916 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अंबिकाचरण मजबूदार ने। लखनऊ अधिवेशन या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच इसमें समझौता हो गया था, ये भी याद रखना। सुभाष चंद्र बोस, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया स्ट्रगल। इन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता कब करी थी? तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी सुभाष चंद्र बोस ने, 1938 में, याद रखना। नेक्स्ट है कि गांधी जी ही जो है कांग्रेस की एक ही बार अध्यक्षता करे थे। कब करे थे? तो 1924 में। और कहाँ पे? बेलगांव कर्नाटक में एक ही बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी, सन याद रखना, 1924 में। नेक्स्ट है कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो यह करे थे रहमतुल्लाह सियाह ने। इसी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? रहमतुल्लाह सियानी ने। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार वंदे मातरम गीत कहाँ पे गाया गया? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने करी थी। प्रश्न है असत्य विकल्प को पहचाने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने करा था। और इनकी पत्रिका का क्या नाम है? तो इनकी पत्रिका नाम है प्रबुद्ध भारत। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1975 में। इसकी स्थापना किसने करे थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनकी पत्रिका का क्या नाम है? इनकी पत्रिका का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने एक नारा क्या दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, यह नारा दिए थे। और इसके बाद आत्मीय सभा, ये वाला आपका तर्क गलत है, यानी यह असुमेलित है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने। कब किए थे? तो 1815 ईस्वी में। और राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना करी थी? तो ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। और एक ऑप्शन और है सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1873 ईस्वी में। और किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ किए थे? महाराष्ट्र में। ज्योतिबा फूले की पुस्तक का क्या नाम है? गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं सही क्रम में सजाएं। मतलब जो काल दिया गया है इसका सही क्रम में करना है। मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, आप जो है सही क्रम में मैनेज कर लेना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1757 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो ईस्ट इंडिया के गवर्नर कौन थे? क्लाइव। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो यह आया था 1773 में। और बंगाल के गवर्नर जो है क्या बना दिए गए? गवर्नर जनरल बना दिए गए, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है कि मार्ले मिंटो एक्ट कब आया था? तो यह आया था 1909 ईस्वी में। इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रणाली का सिद्धांत दे दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो यह हुआ था 1765 ईस्वी में। किसके बाद हुआ था? तो बक्सर युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। यह संधि किसने करी थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने यह संधि करी थी 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की। नेक्स्ट ऑप्शन है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट कब आया था? तो यह आया था 1919 में। इसमें जो है प्रांत में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। और केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तो 1935 में। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 में। और 1935 में जो है प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो यह आया था 1784 में। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो यह आया था 1878 में। किसके समय में? लिटन के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा सुमेलित जोड़ा है? इनमें से कौन सा सुमेलित जोड़ा है? विटामिन ई, ये ऑप्शन और विकल्प है, इसको छोड़ दें। हम आपको एक ही बार में पूरा विटामिन और उससे जो है संबंधित बीमारियां बता दे रहे हैं। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B12, इसको याद रखना। अब है कि विटामिन ए का नाम क्या है? रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, इसकी कमी से बांझपन होता है।
और विटामिन के का नाम है फ्लोक्विनोन, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। इसके बाद विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्बिन, और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसमें धातु पाया जाता है कोबाल्ट धातु पाया जाता है, याद रखना। और इसके बाद कौन से विटामिन, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से विटामिन जो है पानी में घुलनशील है और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, तो बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है। और इसके बाद एडक, आप ऐसे याद रखना, एडक जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, एडक मतलब ADEK, यह वसा में घुलनशील विटामिन है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, आगे है कि जाइलम का क्या कार्य है। जाइलम का कार्य है पौधों में जल का संवहन। पौधों में जल का संवहन मतलब जड़ से जो है पानी को ऊपर तक ले जाने का कार्य किसका होता है, तो यह जाइलम का होता है। अब फ्लोएम का क्या कार्य होता है, पौधों में भोजन का संचरण मतलब भोजन पत्तियों से ले जाके जड़ तक और तने तक पहुंचाना किसका काम होता है, फ्लोएम का। और जाइलम का देखिए, जा से जड़ हो जाएगा, जा से जाइलम, तो जड़ से जो है क्या पानी को ले जाकर पूरे तने पत्तियों तक लेके जाने का कार्य इसका है जाइलम का। और फ्लोएम का कार्य है पौधों में जो भोजन बनता है उसको पूरे भागों में फैलाने का कार्य होता है फ्लोएम का। अब नेक्स्ट है सार्वत्रिक दाता व सार्वत्रिक ग्राही है। इनमें से आपको बताना है, ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया है, उनमें से पूछा गया कि सार्वत्रिक दाता कौन होता है और सार्वत्रिक ग्राही कौन होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, O-। ब्लड का जो ग्रुप होता है O-, यह जो है सर्वदाता होता है। और इसके बाद AB+, यह क्या होता है, यह ग्राही होता है, यह सर्वग्राही होता है। अब इसके बारे में पहले पूरी जानकारी देख लें कि रक्त का pH मान कितना होता है, तो रक्त का pH मान होता है 7.4। रक्त को ऊतक कहते हैं, रक्त को क्या कहते हैं, टिश्यू या ऊतक कहते हैं। रक्त में RBC पाया जाता है। RBC की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह जो है मलेरिया रोग हो जाता है। RBC को क्या कहते हैं, RBC को कब्रिस्तान किसका कहते हैं, प्लीहा का। प्लीहा का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो RBC को कहते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी, तो ब्लड ग्रुप की खोज करे थे कार्ल लैंडस्टीनर ने। RH फैक्टर की खोज किसने करी थी, तो यह करे थे वीनर ने, याद रखना। आगे देख लेते हैं, रक्त मापने की इकाई क्या कहलाती है, तो रक्त मापने की इकाई कहलाती है स्पिग्मोमैनोमीटर। 9वां क्वेश्चन है, उद्यान विज्ञान की शाखाएं, उद्यान विज्ञान की शाखाएं जिसमें अध्ययन किया जाता है, उससे कुछ महत्वपूर्ण मैंने कल्चर लिख रखे हैं, जैसे कि सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, वर्मिकल्चर, एंटोमोलॉजी, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। अब देखते हैं कि इनमें जो है किसका अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर में रेशम का अध्ययन किया जाता है, मतलब कीट पालन किया जाता है। पिसिकल्चर में मछली पालन, विटिकल्चर में अंगूर की खेती, वर्मिकल्चर में केचुए का पालन, एंटोमोलॉजी में कीट विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं शैवाल और कवक के एक साथ रहने के जो संबंध होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे सहजीवन कहते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसलिए इन्हें एक दूसरे का सहजीवन कहते हैं या सहपाठी कहते हैं। और इन्हीं दोनों के जीवन में जो है लाइकेन जो है, एक लाइकेन बनता है। लाइकेन किसका जो है सूचक होता है, तो यह वायु प्रदूषण का सूचक होता है या प्रदूषण का मापक होता है कि लाइकेन जहाँ सबसे ज़्यादा होगा वहाँ की हवा शुद्ध होगी, और जहाँ पे लाइकेन नहीं होते हैं वहाँ पे हवा प्रदूषित होती है। लाइकेन जो है यह प्रदूषण मापक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि टमाटर का रंग लाल होता है, किसके कमी से, मतलब किसके कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है, तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। और इसके बाद यूरोक्रोम है, तो यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। स्टूडेंट बस आज का पार्ट इतना ही रहेगा, नहीं तो वीडियो बड़ी बन जाएगी। कल फिर इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट जरूर किया करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इसका अगर किसी को PDF चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में PDF का लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।